मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम युव दर्शन में। मैं हूं आलोक रंजन। दोस्तों, आज का जो विषय है वो थोड़ा सामान्य से अलग है। संचार जिसके माध्यम से हम अपने अभिव्यक्ति को, अपने भाव को इत्यादि को बयां कर पाते हैं, उसे संचार कहते हैं। इसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। ये संचार कब से आई? संचार का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि मानव की उद्भव जब उत्पत्ति हुई थी, उस समय से ही संचार की भूमिका है। एक माता अपने शिशु से वार्तालाप यानी बातचीत करती है, उसे संचार कहते हैं। एक पशु, पक्षी, पेड़ पौधे इत्यादि किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं, संचार करते हैं, उसे भी संचार माना जा सकता है। तो इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक्स आर्मी ऑफिसर, साथ ही साथ साइकोलॉजिकल काउंसलर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं, जिनका नाम है कैप्टन पूर्वा पंच भाई। तो मैम, स्वागत है आज के कार्यक्रम युव दर्शन में। नमस्कार, जय हिंद, जोहार एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सबसे पहले यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला दूरदर्शन रांची के थ्रू, सो दैट मैं लोगों तक पहुँच पाऊँ। ये एक जैसे आपने बताया आलोक, संचार तो हम बात करेंगे ही। कई बार हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी को लेके, मनोविज्ञान को लेके एक टैबू या हम मतलब एक थिंकिंग है कि भाई इसके बारे में बात नहीं करनी, मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मेरे मन की दशा भी ठीक ही होगी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो हम आज यहाँ पे मिल रहे हैं। इसलिए मैम, हम लोगों ने पहला जो प्रश्न रखा है, एक तरह से जानने का प्रक्रिया रखा है, वो है कि संचार क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? यस, कम्युनिकेशन यानी कि संचार बेसिकली जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो और यही जाके हम लोग बाद में उसको आगे पहुँचाएंगे जनता तक, मास तक। तो अगर मैं यहाँ पे चुप बैठ जाऊँ, अभी आप कुछ पूछ रहे हो, मैं जवाब न दूँ, मैं चुपचाप बैठी हूँ, आप पूछते रह जाओगे, मेरी मर्जी में जवाब न दूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक जो मैं तरीके से बताऊँ, एक है वर्बल जो मैं बता रही हूँ, बोल रही हूँ। दूसरा है नॉन वर्बल जो हमारी बॉडी बोलती है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ, मैं कंधा उचका रही हूँ, मैं ऐसे बैठी हूँ, ऐसे मैं इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ अ बॉडी, हमारी बॉडी किस तरह से कम्युनिकेट करती है आलोक, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो भी हम लोग एक संचार का माध्यम है। तो हम लोग को ये लगता है कि बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं। हमारी करीब 65 to 70% ऑफ द कम्युनिकेशन जो संचार होता है बॉडी से, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से होता है। ये एक एक्चुअली बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी बॉडी बोलती है। हम तो ज़बान से जो भी बोले, बॉडी भी बोलती है। मैम, जैसा कि हमारा विषय है कि व्यक्तित्व निर्माण में संचार की भूमिका, तो व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में, उसके विकास में संचार की क्या क्या भूमिका हो सकती है? बहुत इम्पोर्टेंट है आलोक। जैसे अगर आपको डिपेंड करता है आप कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ खड़े हैं, किस माहौल में आप पले बढ़े हैं, आप संचार को खुद कितना इम्पोर्टेंस देते हो। अगर बचपन से ही आपको ऐसे माहौल में, बोलते हैं ना कि एक पर्सनालिटी शेप करने में बहुत फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच शेप योर पर्सनालिटी, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो परवरिश है, हमारा माहौल है। अगर हम उस माहौल में पले बड़े हैं जहाँ पे हम बचपन से ही ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हैं, संचार में हम विश्वास कर रहे हैं कि भाई मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे लोग समझ पाएंगे, वो मुझे एक विश्वास है। कई बार बदकिस्मती से लोग ऐसे माहौल में पैदा होते हैं या पलते बढ़ते हैं जहाँ पे उनको एक विश्वास नहीं होता कि जो हम बोलेंगे, तो एक पर्सनालिटी हमारी उसी तरह से बन जाती है। हम कई बार खुल के बोल पाते हैं, कई बार हम दब जाते हैं, नहीं बोल पाते। तो जो हम बाद में आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, एक स्टेज आएगी, आप कहीं नौकरी के लिए जाओगे, अपना काम करोगे, कुछ तो करेंगे ज़िंदगी में, चाहे शादी के बाद घर में ही क्यों न बैठेंगे, चाहे जो कितनी हमारे घर में महिलाएं हैं, व्यक्ति हैं, तो उस समय भी तो कम्युनिकेशन चाहिए होगा ना। तो अगर हम ठीक से नहीं बोल पाते हैं उस समय में, तो हमारी पर्सनालिटी को लोग ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं अपने बारे में ठीक से नहीं बोल पाऊँ, आप शायद मेरे बारे में गलत धारणा करूँ या वाइस वर्सा। तो सबसे पहले पर्सनालिटी को शेप करने में संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि हम पब्लिक स्पीकिंग के तौर पे भी हम इसको डील करते हैं। बिल्कुल मैम, साइकोलॉजिकल काउंसलर होने के नाते आप, जो डिप्रेशन है ये काफ़ी बड़ी समस्या है वर्तमान समय में, तो इसको आप कैसे देखती हैं? इसका उपाय क्या हो सकता है दूर करने का? हाँ जी, डिप्रेशन एक्चुअली बहुत कॉमन है आलोक। मैं शायद मुझे अगर मैं ज़िंदगी के कुछ दौर में गुजरूँ तो शायद मैं भी इससे गुजरी होंगी। ये इट इज़ वेरी कॉमन, पर लोग सामने आके बोलना नहीं चाहते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपको कि लोग अगर डायबिटीज़ एंड ब्लड प्रेशर के लिए जाते हैं कि भाई, और खुश होके, या खुश तो क्या,
पूरा जता के बोलेंगे मैंने उन डॉक्टर के पास दिखाया अपने आप को, ये दवाई खा रही हूँ या खा रहा हूँ, पूरा अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन कोई क्या ज़िंदगी में आपने सुना बोलते हुए कि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर या मेंटल थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ? नहीं बोलते लोग। तो ये सबसे पहले अगर हम एक्सेप्ट करें कि भाई इट्स ओके टू विजिट अ साइकोलॉजिकल काउंसलर या थेरेपिस्ट, मैं थेरेपिस्ट हूँ, इट इज़ ओके टू विजिट अ थेरेपिस्ट, मुझे भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, मैं अपनी मदर से, हस्बैंड से, फैमिली से बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो डिप्रेशन जो हम लोग अंदर ही अंदर दबाते हैं, डिप्रेशन का मतलब क्या है? दबना, है ना? एक हम उसका ऑपोजिट करेंगे तो वो बढ़ना है, और डिप्रेशन मतलब दबाव। जो वो ग्राफ देखोगे तो डिप्रेशन में जा रहा है, जो हम देखते हैं कई बार। तो वो चीज़ जब आपकी फीलिंग्स आपको मिलना जुलना पसंद नहीं आता, आप ज़िंदगी में कट ऑफ होने लग जाते हो, तो दैट इज़ द टाइम आप शायद या कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। उस टाइम पे उसको किसी ऐसे इंसान को, काउंसलर या थेरेपिस्ट या कुछ कोई ऐसे जो उसको समझ पाए, खुल के बोलना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। अगर आपके पास, आप ऐसी जगह रहते हैं, कई बार गांव में कूचे में लोग ऐसी जगह रहते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, ऑनलाइन भी होती है आजकल, नहीं तो आप एक देर समथिंग कॉल जर्नल राइटिंग, डायरी राइटिंग जो हम बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में, आप लिखना शुरू करें। दिन भर की क्या घटना है आपके साथ, क्या घटित हुई, आप पहले लिखें, आपका मन हल्का होगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड वेंटिंग आउट, जो हम वेंटिलेशन जो हम बोलते हैं ना कि फ्रेश एयर आनी चाहिए। तो जब तक हम अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे, वो यहाँ पे भर जाएंगे और हम सफोकेटेड फील करेंगे, और वो चांसेस है कि इंसान सुसाइडल हो जाता है या इंसान अपना आपा खो देता है। बिल्कुल मैम। जैसे मैम आप स्टूडेंट के भी मेंटर हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये क्या है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स? पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सबसे पहले मैं उनको समझाती हूँ आलोक कि आपको किस तरह से एक अपनी बॉडी लैंग्वेज रखनी है। अगर मैं सपोज़ मैं खड़ी हूँ और मैं बोलूँगी कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्या मेरी बॉडी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को? नहीं कर रही। माई बॉडी शुड सपोर्ट माई वर्ड। जो मैं बोल रही हूँ मेरी बॉडी उसके साथ एक सिंक में होनी चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग कोर्स में सबसे पहले मैं बोलती हूँ आप अपना कंटेंट या उसमें ज़्यादा नहीं करके पहले आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में वर्कआउट करिए। आप किस तरह से चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसके भी काफ़ी नंबर होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? धीरे धीरे जब आप अपना ज्ञान को बढ़ाते हो, कंटेंट है, आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा, हाँ मैं बोल पाती हूँ, हमें बोल पाता, तो एक बॉडी अपने आप, तो ये एक साइकिल है। कंटेंट भी आपका ज़रूरी होता है। तो पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज में सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि आपकी कन्विंसिंग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स अगर है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन को फाइन लाइन से काटिए। आप बोलिए कन्विंसिंग, यानी कि किसी को राज़ी करना। मैं अगर अपनी बात रख रही हूँ तो मुझे अपनी बात रखने में एक कैपेबिलिटी और एक साहस होना चाहिए। जब तक मैं खुद नहीं कन्विंस हूँ, मैं खुद नहीं जानती मैं क्या बोलने वाली हूँ, मैं आपको नहीं मना पाऊँगी, नहीं समझा पाऊँगी। तो पहले वो इंसान खुद समझे कि वो क्या बोलना चाहता है, उस बात को समझे, अपने अंदर घुसाए, तब जाके वो सामने बोले। तो दीज आर द पॉइंट्स। काफ़ी चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक है। फिर मैं उनके ग्रुप डिस्कशंस कराती हूँ। आप ग्रुप में बोल पाते हो कि नहीं, आप हिचकिचाहट में चुपचाप रह जाते हो, नहीं अगली बार, तो वो अगली बार कभी नहीं आता है। आपको बोलना है और फेस करना है। स्टेज फियर है, लॉट ऑफ थिंग्स, काफ़ी चीज़ें कवर होती हैं इसमें आलोक। बिल्कुल मैम। आपने जिक्र किया बॉडी लैंग्वेज का, तो बॉडी से ही एक चीज़ है तन, इसका अगर हिंदी देखें तो तन होता है, शरीर होता है। तो कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। अगर इसका विपरीत करें तो ये भी तो हो सकता है कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ तन का विकास कर पाता है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन आलोक, बहुत अच्छा सवाल है। इसके पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। गिनी पिग्स थे 2 अलग अलग पिंजड़ों के अंदर। एक गिनी पिग को हेल्दी डाइट खिलाई गई, ब्रोकोली दिया गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स दिए गए, जो उनके डाइट होते हैं, चना वना जो भी खाते हैं। दूसरे गिनी पिग को हमने कन्फेक्शनरी यानी कि बेकरी के पिज़्ज़ा, पास्ता, केक, क्या क्या नहीं खिलाया, सब उसको बेकरी के आइटम, मीठे वीठे सब खिलाए गए। एक हफ्ते बाद, जैसे उनको खिलाने के बाद 1 हफ्ते तक देखा, 10 दिन तक देखा, फिर एक टाइम उस पहले वाले गिनी पिग को थोड़ी देर के लिए बाहर रखा, उसकी पिंजड़े में एक छोटा सा स्टूल टाइप का एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कलरफुल, और उसको दिखाया, और फिर उसको वापस करके फिर वो ऑब्जेक्ट हमने बाहर निकाला। जब वो दोबारा अंदर गया तो ढूंढ रहा था वो ऑब्जेक्ट, वो सामान किधर गया, वो अलर्ट था, दिमाग से वो चेत था। यही एक्सपेरिमेंट जब दूसरे गिनी पिग के साथ दो हफ्ते या 10 दिन तक उसको जो हमने कन्फेक्शनरी के बेकरी के आइटम खिलाए थे, तो उसने नोटिस ही नहीं किया कि उसके पिंजड़े के अंदर कोई सामान रख के और फिर दोबारा हटाया गया। वो चुपचाप गया, फिर सो गया। तो उसका दिमाग सुस्त हो चुका था। तो जैसे आपने सवाल पूछा कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, ये इन्वर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्वस्थ तन होगा जो हम खाते हैं, डेफिनेटली दिमाग को लगता है, जो हम सोचते हैं, जिस हिसाब से हम खाने को पचाते भी हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड सोमैटोफॉर्म डिजीजेस। सोमैटोफॉर्म डिजीज़ क्या होता है आलोक? सपोज मुझे हेडेक हो रहा है, इसको हम टेंशन हेडेक भी बोल सकते हैं। आपको गर्मी से आए, धूप से आए, कुछ देर तक, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर 2-3 दिन है, माइग्रेन है,
ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी या स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। अगर हम कोई स्ट्रेस, ये ऐसी चीज़ है जैसे मैंने कहा, बॉडी नहीं बोलती कि मुझे स्ट्रेस, कोई दवाई आप चलते फिरते नहीं खा सकते कि खा लिया दवाई और ठीक हो गए। इसका कारण हमें देखना पड़ता है। तो अपने काउंसलिंग सेशंस में मैं इनके कारण के अंदर जाती हूँ, वो कांटा निकालना पड़ता है। तो भले ही आप अच्छा खाते भी हो, ठीक, तो बॉडी को तो लगता है, आपकी सोच भी अच्छी उस हिसाब से होने लग जाती है और सुस्तता भी चली जाती है हमारी। बिल्कुल मैम। मैम जैसा कि आप एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपकी फील्ड तो काफ़ी अलग है, तो फिर आपका आना कैसे हुआ इस साइकोलॉजिकल काउंसलर के रूप में? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मेरा एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन। फिर मैंने आर्मी ज्वाइन की, ट्रेनिंग हुई ओटीए चेन्नई से। 96 में आई गॉट कमीशन आर्मी सर्विस कोर में, सेना सेवा कोर जिसको हम बोलते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जब शॉर्ट सर्विस कमीशन था, जब मैं फिर मेरी नौकरी पूरी होने वाली थी और मेरे हस्बैंड परमानेंट कमीशन है, साथ साथ पोस्टिंग का भी रहता है थोड़ा इशू, कई बार कभी कभी हो जाती है, कई बार वैकेंसी नहीं होती। फिर हमें जब फैमिली के साथ, मुझे घर में फैमिली प्लान करना था, तो ये सब जिम्मेदारी भी थी एज के साथ, तब मेरा घर में बैठे बैठे एक पेरेंटिंग के साथ मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तब मुझे लगा कि हाँ, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आप लोगों को समझो। ये तो हम बहुत इजी है कि घर से निकल जाओ, नौकरी करके आ जाओ, लेकिन घर में जो जिम्मेदारी बैठ के आपको निभानी होती है और लोगों को समझना है, उनके साथ डील करना है, तो वो मैंने काफ़ी सोचा इस बारे में। तब मैंने धीरे धीरे कोर्सेज करने शुरू किए। मैंने डिप्लोमा से शुरू किया, मैंने देखना शुरू किया कि मैं इसको आगे कितना सीरियसली लूँगी। तो अभी धीरे धीरे फिर मैंने दूसरा मास्टर्स भी किया। तो क्योंकि अब मुझे लग है पता, काफ़ी सालों से, मुझे 13 साल हो गए, मुझे आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर अबाउट इट कि यही मेरा करियर है, सेकेंड इनिंग है मेरी, भले ही है। तो ये मुझे काफ़ी पैशन हो चुका है, इट्स अ पैशन फॉर मी। तो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लोगों को समझने में बहुत हेल्प करता है, आपको लोगों की मनोदशा, हम उनको हैंडल करने में हमारे लिए इजी हो जाती है चीज़ें। इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी फिर डेवलप हुआ। कुछ करना था लोगों को, मतलब फ़ौज में तो आप स्ट्रिक्टली या डंडा मार के या पैशनेट, आपका एक एम्पैथी भी रहती है, लोगों को हम समझते भी हैं, वेलफेयर भी है, डिसिप्लिन के अंदर रहते हैं। पर जब हम केसेस को डील करते हैं, हम जानते हैं कि ये किस मनोदशा में मेरे सामने क्यों बैठे हैं। तो जब किसी को लाचार देखते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि हर कोई मेंटली स्ट्रांग बने। ऐसी कोई चीज़ नहीं है आलोक ज़िंदगी में कि कोई आपको लाचार बनाए, जब तक आप खुद नहीं हारते। बोलते हैं ना, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। बिल्कुल मैम। तो मन को जीतना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा फोकस है कि मैं लोगों तक आवाज़ ये पहुंचाऊं कि मन को जीतो। डू नॉट वरी अबाउट अदर्स, लोग क्या सोच रहे हैं उसकी चिंता मत करो, अपने पे विश्वास रखो। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। मैम जो युवा साथी हमें देख रहे हैं, तो उनका एक दुविधा होता है कि वो लिख लेते हैं, मतलब राइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे लिख लेते हैं, लेकिन बोलने में उनका थोड़ा कोई दिक्कत होता है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसको डेवलप करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो जब आप लिखें, एक तो बार बार लिखें। एक ही चीज़ को, किस चीज़ को कितने इंटरेस्ट से लिखते हैं। एक बार पढ़ा, एक बार लिख दिया, आधे घंटे में किसी का भी भूलना संभव है। कोई याद नहीं कर पाता कि मैं इतना याद रखूँ शाम होते होते, सुबह जब पढ़ा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ज़ोर ज़ोर से पढ़ें थोड़ा, ऐसे नहीं कि पड़ोसी सुन लें, इतना ज़ोर से नहीं, आराम से पढ़ें, लेकिन मुंह खोल के पढ़ें। एक बार जब वो हैबिट, जैसे स्पोकन इंग्लिश की मैं कई बार क्लासेस भी चलाई थी मैंने, तो आप इंग्लिश को जब बोलें तो मुंह खोल, जब वो मुंह खुलता है हमारा। मुझे काउंसलिंग क्यों पसंद है? क्योंकि मैं सुनती हूँ, मैं खुद भी काउंसल्ड हो रही हूँ। तो जब वो इंसान जो बोल रहा है, जिसने लिखा है, खुद को सुनेगा भी ना, तब उसको लगेगा कि हाँ, और वो याद ज़्यादा होगा। तो बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तीनों ही अध्याय को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, अच्छे नंबर आने के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी और किसी इंटरव्यू में जाने के लिए भी। कोई भी टॉपिक जब मैं बोलती हूँ तैयार करके आइए, कल ग्रुप डिस्कशन है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ तैयार तो करो तुम लोग, लेकिन लिखो भी। जब तक आप उसको लिखोगे नहीं ना, 2-3 आपको स्टेशनरी यूज़ करनी है। मैं उनको बोलती हूँ एक हफ्ते में आपके एक नोटबुक इतनी मोटी और इतने पेन ख़त्म हो जाने चाहिए। आजकल बच्चों की लिखने की हैबिट नहीं है, तो जब वो लिखेगा, दिमाग पढ़ता भी है, कैमरा खींचता है ना आंखों में के अंदर, जो हम बोलते हैं कैमरा इधर है, इमेज फॉर्म होती है। द मोर वी राइट द मोर वी रीड, और फिर वो अंदर रजिस्टर भी होता है, तब हम बोल भी पाते हैं। तो वो बोले, मिरर के सामने खड़े होकर बोले, वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अकेडमी में बोलते थे। तो अगर बोलने की प्रैक्टिस करनी है, मिरर के सामने खड़े होइए और देखिए आप कैसे लग रहे हो, आप कैसे दिख रहे हो जनता को। आपको खुद को देखना थोड़ा हंसी तो आएगी, लेकिन वही रियलिटी है। नहीं तो आप साथ में रिकॉर्डिंग भी करिए, रिकॉर्डिंग करके अपने आप को सामना करिए कि नहीं मैं कर लूँगा लास्ट डे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बनते हैं, बिना उस प्रैक्टिस के कोई आगे नहीं जा सकता। इसे मैं अपने जीवन में भी शामिल करने का प्रयास करूँगा मैं। और एक प्रश्न ये था कि पेरेंटिंग जो होता है, लालन पालन होता है जो एक शिशु का, तो उसमें संचार की क्या भूमिका होती है उसके व्यक्तित्व के निखारने में और डेवलप करने में? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं आलोक, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग,
मेजॉरिटी ऑफ टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ काम तो करते ही हैं, बाहर निकल जाते हैं, बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं, वो एक अलग माहौल रहता है। पर कई जगह हम ये भी देखते हैं कि फैमिलीज़ घर में भी हैं और जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं। तो कई बार ये एक सवाल भी आता है कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग हैं तो कम्युनिकेशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी हैं और कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो भी बहुत है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक की हैबिट अगर ऐसी है, या तो दूसरा पैचअप करे, या दोनों की ही हैबिट है कि भाई थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक हुई और वो उत्तर दक्षिण दिशा में चले गए, बच्चा बीच में बैठ गया, वो केंद्र बिंदु वो जो बेचारा वो बीच में, अब वो बोल कहाँ जाए, उधर से मम्मी नहीं है, बाहर आएंगे इधर से। तो जब वो ये माहौल देखता है कि कम्युनिकेशन नहीं करना है, झगड़ा कुछ हुआ तो हम चुप हो जाएं, वो यही सीखता है। बजाय ये कि वहीं पे हम सबसे पहले तो हम अवॉइड करें, बच्चे के सामने ज़्यादा आर्गूमेंट है वो माहौल ना क्रिएट करें, नॉर्मल रहें, एक दूसरे को सुने। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सुनना, इफेक्टिव हियरिंग जो हम लिसनिंग बोलते हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। जब वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सुनना और एक दूसरे की बातों को रखना सीखेंगे, बच्चा भी वही सीखेगा। बजाय ये कि भाई एक बोले नहीं मुझे नहीं सुनना मैं तो गया, या मुझे नहीं सुनना मैं तो गई, उठाया गाड़ी या बाहर निकल गए, तो वो हम उस मुद्दे को तो डिस्कस किया ही नहीं। वो चीज़ें अंदर अंदर दब जाएंगी, जो कि मैं बता रही हूँ आपको, वही स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बन के वो यहाँ तक आ जाएंगी, और एक दिन फिर वो भड़ास निकलेगी, ज़ोर से ज्वालामुखी फटता है और वो बहुत ज़्यादा फिर माहौल ख़राब हो जाता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन दोनों हस्बैंड वाइफ को करना बहुत ज़रूरी है। वो अपनी बात को रखना सीखें और बात को ख़त्म करना भी सीखें। अगर वो उनको दिमाग में हमेशा ये याद रहे कि बच्चे के सामने हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं कि बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, मूड से नहीं, एक ये ड्यूटी समझ के करें। जो हम फौज में हर चीज़ को ड्यूटी समझते हैं, हम मूड या उसे नहीं पसंद नहीं है ये नहीं होता हमारा, हम ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी वो समझ के भाई बच्चा हमें देख रहा है, इसके सामने कैसे कम्युनिकेट करना है, बात को ठीक से रखें और उसको फिर एक कॉमन ग्राउंड पे आके उसको हल निकालें उसका। ओके। मैम, यदि कोई स्टूडेंट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को एक करियर के रूप में देखता है, एक विकल्प देखता है कि हाँ इसमें करियर बना सकते हैं, तो उसका क्या संभावना है कि वो भविष्य में और भी बेटर कर सकता है? यस, कई लोग आते हैं मेरे पास कि मैम हमको करना इंटर्नशिप है ये भी, लेकिन मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, जब तक आपके दिल से नहीं आता ना कि मुझे करना है कुछ, ये नहीं कि आजकल ये डिग्री इजी है या वो डिग्री डिफ़िकल्ट, ये वो टाइम पास वाला नहीं होना चाहिए। आपके जब दिल से पैशन आना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, सो दैट मैं लोगों को हेल्प कर सकूं या लोगों को ठीक कर सकूं। क्योंकि बहुत, आई एम टेलिंग यू, इतने लोग हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं लोग कि आप मतलब सुन के आप दंग रह जाओगे। ऐसे ऐसे इश्यूज हो रहे हैं ज़िंदगी में, गली कूचों में, गांव में भी, जो, और क्योंकि मैं ऑनलाइन करती हूँ तो गांव से भी केसेस आते हैं, बड़े शहरों से भी आते हैं, इंडिया से बाहर के भी आते हैं। तो इश्यूज लेकिन सभी के हैं। तो सबसे पहले किसी को करियर लेना है, पहले समझे कि मैं एम्पैथी, यानी कि मैं दूसरे की पीड़ा को समझ सकता हूँ कि नहीं। जब तक आप दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं हैं, लोग क्या होते हैं, लोग अपने प्रति सेंसिटिव है, नहीं मुझे पसंद नहीं आया मैं चला, ओवर सेंसिटिव या अपने एक्सेंट्रिक ना हो, अपने बारे में लास्ट में सोचें। हमें फौज में क्या सिखाया जाता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, पहले आप दूसरे के लिए करो तब अपने बारे में सोचो। वही चीज़ अगर कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में अपने करियर में सोचे कि हाँ भाई ये इंसान है, इसको मुझे जज नहीं करना है, इसको इश्यूज़ को जज करना है, आज ये गुजर रहा है कल को मैं भी गुजर सकती हूँ, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है जो किसी के साथ हो रहा है अगर साइकोलॉजी। तो ये हमें सबसे पहले अंदर से वो पैशनेट हो तभी वो इसको करियर के रूप में चुने। काफ़ी ज़्यादा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से लोग काउंसलिंग के कोर्सेज करते हैं, इग्नू से करते हैं, वो तो आपको काफ़ी वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो कोर्सेज कराते हैं। ओके मैम, कोविड-19 जो कि काफ़ी बड़ा एक पीड़ा का रूप था, तो उसके बाद क्या क्या साइकोलॉजी के रूप में चेंज आया, साइकोलॉजिकल फॉर्म में? उस टाइम पे काफ़ी, उस टाइम से मैंने ऑनलाइन जाना शुरू किया एक्चुअली, तो काफ़ी केसेस क्योंकि ऑनलाइन ही आते थे। एक तो रिलेशनशिप्स में बहुत कंस्ट्रेंट्स आ गए, लोग जब बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जो मैरिड हैं वो तो फिर भी इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ रहे थे लेकिन वो इतने नहीं टूटे, लेकिन जो किसी रिलेशनशिप में थे, यंग एडल्ट्स, जो यंग एडल्ट्स के काफ़ी केसेस आते हैं मेरे पास, जो अर्ली 20s के हैं, 20 से 25 से 29 साल की उम्र के, वो यंग एडल्ट बोलते हैं। तो ये जो एक दूसरे को मिलते थे या घर से बाहर लोगों को से नहीं बिना बताए जो इनको बात करनी होती थी, वो काफ़ी सफोकेटेड फील कर रहे थे। एक दूसरे के प्रति उनका ट्रस्ट भी टूट गया था, एक तो डिस्टेंसेस भी ज़्यादा आ गए थे, एक अनसर्टेनिटी ज़्यादा आ रही थी। वो लोग ज़्यादा टूटे इस टाइम पे, लोग जिनको फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं थी। एक इमारत आप जब खड़ी करते हो, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी, पेरेंटिंग की पे मैं दोबारा अगर थोड़ा सा बोलना चाहूँ यहाँ पे आलोक, कि पेरेंटिंग में आप सबसे पहले बच्चे को इतना स्ट्रांग फाउंडेशन दीजिए, विश्वास दीजिए कि तुम कुछ भी है तुम जीत के आओगे, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द जब बच्चा सुन लेता है ना, बच्चा कहीं पे भी झंडे गाड़ के आ सकता है, वो पेरेंट्स ही बोल पाएंगे।
तो वो जब एक ये दौर है गुजर जाएगा, तो वो जिसके माइंड में ये एक ट्रेनिंग थी, माइंड ट्रेन हो रखा था कि भाई ये तो कोविड-19 ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये ज़िंदगी नहीं है, वो लोग तो निकल पाए बाहर। लेकिन जो जिनके फाउंडेशन में क्रैक था, जिन्होंने ब्रोकन फैमिलीज़ देखी हैं, घर में ठीक से नहीं पेरेंट्स का है या कोई भी चीज़ सर्टेनिटी नहीं थी, वो इशू ज़्यादा आए, वो जल्दी जल्दी टूट रहे थे वो। हमारे पास समय की एक सीमा है और समय काफ़ी आखिरी घड़ी में आ गई है, तो ऐसा कुछ जो आप बताना चाहते हैं दर्शकों को कि वो जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखो आलोक, सबसे पहले एक तो ये युवा लोगों के लिए अब हम हाँ, ये कार्यक्रम हाँ जी, कार्यक्रम है। एक युवा ही हैं जो हमारे फाउंडेशन है, हमारा टाइम निकल गया, आप लोग हैं युवा, आप लोगों को एक ऐसा सोच बनानी है, जो हुआ ज़िंदगी में, कैसे बैकग्राउंड से कौन आ रहे हैं, अभी वो ज़्यादा नहीं सोचना। आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रैशनल थिंकिंग, यहाँ पे दो दिमाग हैं, एक तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है, ये 90% इज सबकॉन्शियस, 10% इज कॉन्शियस, और दूसरा होता है रैशनल में, इमोशनल में। हर चीज़ को अगर हम इमोशन से सोचते रह जाएं तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रैशनली यानी कि लॉजिकली सोचें कि किसी ने ये कहा तो क्यों कहा, ठीक है, मुझे आगे कितना तक, एक फोकस और एक एम लेके चलें। तो मैं युवा लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, अपना पहले एक बोलते ना, बिफोर यू स्टार्ट द जर्नी कीप द एंड इन माइंड। जब आप जर्नी शुरू करते हो, अंत में कहाँ तक जाओगे, पहले ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो वो युवा लोग अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, अंत में कहाँ तक जा रहे हैं, वो अगर ध्यान में रखें तो कभी वो गिरेंगे, पड़ेंगे, कभी उनको फूलों की सेज मिलेगी, ये अलग अलग एक्सपीरियंसेस आएंगे ही, पर रुकना नहीं है, बिल्कुल चलते रहना है। जिसको हम इकिगाई जापानीज़ में बोलते हैं ना, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते रहिए, रुकिए मत कि भाई ये तो आज उसने ऐसा कर दिया तो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी ज़िंदगी में दौर आता है, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन मंजिल में पहुंचना है तो चलते रहना पड़ेगा। तभी आपको यही मैं संदेश दूंगी कि ज़्यादा इमोशंस से ज़्यादा ना सोचें, रैशनल थिंकिंग करें, लॉजिकली सोचें कि मैं अगर ये करूँगा, इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने अंदर झांके कि कहाँ पे मुझे और सुधार की ज़रूरत है। दुनिया को सुधारने ना चलें, पहले खुद को सुधारें। योर एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बुक्स पढ़ें, नॉलेज गेन करें, अपने आप की पर्सनालिटी को शेप करें और फिर अवेयरनेस फैलाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, और आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही हमारे दर्शकों को बहुत सारे फायदे होंगे। संचार के बारे में आपने इतनी सरलता से और सारगर्भित तरीके से जो जाना, उसके लिए मैम का शुक्रगुजार, और साथ ही यह भी उम्मीद होगा और रहेगा ही लगातार कि आप इसे अपने जीवन शैली में शामिल करेंगे और अपने व्यक्तित्व को डेवलपमेंट करने में और बहुत सारी ऊर्जाओं को इसके साथ, पॉजिटिविटी के साथ इसमें अपनाएंगे, और साथ ही साथ अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर भारत के उत्थान में अपना सहयोग देंगे। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त मुझे, आलोक रंजन और दूरदर्शन की पूरी टीम को। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी रांची। जय हिंद, जोहार।